जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की इस प्रीवियस श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण। तो साथियों, इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सबको डिस्कस करेंगे। तो कह सकते हैं, इसके पहले मैं आपको बताऊँ, आप मेरी टीम के द्वारा कह सकते हैं कि 10 मिनट शो चलाया जा रहा है। साथियों, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। और कह सकते हैं कि संपूर्ण जीके जीएस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, इन सबको आप देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी भी पढ़ाई गई है हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर। और कह सकते हैं कि यूपी स्पेशल का भी संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और कह सकते हैं कि जो भी हमारे साथी हमारे साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि वो हमारी इस स्ट्रेटेजी के पीडीएफ को लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। ये पीडीएफ आप पढ़कर ही जाएं, क्योंकि इससे सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बहुत ही काम किया गया इस पर, और इसके लिए आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं, और हमारी टीम के द्वारा साथियों सफलता 2.0 जूनियर स्टूडेंट का बैच है साथियों, ये चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। खुद 2 टीचर हमारे जूनियर स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, उनका रेस में आपको गाइड किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो ई बुक है, ये परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, इस पर्यावरण के टॉपिक के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। वो ये पूछा गया साथियों कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया जाता है। तो साथियों, ये दिसंबर के महीने में 1 से 10 दिसंबर के बीच, 1 से 10 दिसंबर के बीच में कह सकते हैं नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा गया आपके एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है ना। यह नागा समुदाय की प्रसिद्ध समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है। और कह सकते हैं यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखना है। और इस महोत्सव का जो नामकरण है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये पूछा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग का गैंडा पाया जाता है। तो कह सकते हैं जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांदीपुर या काजीरंगा। तो साथियों, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे नामेरी है, देहिंग पटकई है ना, मानस है। नेक्स्ट है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो काजीरंगा किसके लिए? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखना है, और असम में है। नेक्स्ट है कि असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। जबकि कह सकते हैं कि 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में से घोषित किया गया था, इतना और याद रखना है। जैसे यहाँ पे आगे दिया है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन है कि भारतीय गैंडा असम, बाघ बंगाल, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के वर्षावन, शेर हिमालय। तो कह सकते हैं इनमें जो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों वो डी हो जाएगा, शेर हिमालय। ये कह सकते हैं मिलान सही नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं एशियाई शेर के राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो गैंडा असम में बिल्कुल है, ठीक है। बाघ बंगाल में बंगाल टाइगर भी बोलते हैं, जैसे सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं सुंदरबन के राष्ट्रीय उद्यान में। और हाथी जो है कर्नाटक, केरला और असम में भी है, तमिलनाडु में है। तो शेर हिमालय याद रखें। एक सींग के गैंडा भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 19 शताब्दी में गैंडा परियोजना चलाई गई। तो साथ ही गैंडा परियोजना कब चलाई गई? 1987 में। अब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सहित 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य उपस्थिति है। उन राज्यों में सरकार द्वारा 1992 में हाथी परियोजना, तो ये भी याद रखना है कि हाथी परियोजना कब चलाई गई? 1992 में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का, याद रखना है टाइगर, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे ये भी है कि माइक प्रोजेक्ट 2003 से 9 राज्यों में माइक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। माइक प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल, है ना, कह सकते हैं इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट बोलते हैं। 2003 से चल रहा है 9 राज्यों में, वेरी इंपॉर्टेंट माइक प्रोग्राम। और हाथी परियोजना 1992, जबकि गैंडा परियोजना 1987। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे दिया है
हाँ, इसी के बारे में कि बंगाल राज्य जो है, बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाया जाता है, जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इनके संरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। शेर एशियाई शेर हिमालय में ना होकर गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। और कह सकते हैं कि ये हंगुल मृग जो है ये लाल हिरन की एक प्रजाति है जो हिमालय में, या दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में साथियों, जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध दाची ग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ये एशिया, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है काजीरंगा गरान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर हो जाएगा, काजीरंगा गरान वन पूछे गए हैं, तो कैसे कोरिंगा पूछा है, हाँ कोरिंगा गरान वन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साथियों कोरिंगा जो है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है कोरिंगा गरान वन, आंध्र प्रदेश में। और कह सकते हैं कि यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड है। मैंग्रोव क्या होते हैं, जो समुद्र की तलहटी होती है, यहाँ पर पाए जाने वाले खारे पानी में, समुद्र में पाए जाने वाले एक कह सकते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो मिट्टी के कटाव को बनाए कह सकते हैं, कटाव नहीं होने देते, ऐसे याद रखना है। और बहुत ही प्रकृति के लिए लाभदायक होते हैं मैंग्रोव वन, जो भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ 24 मैंग्रोव ट्री प्रजातियां हैं भारत में, याद रखना, यह सफ़ेद गिद्ध के लिए जाना जाता है, कोरंगा गरान वन, सफ़ेद गिद्ध और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, तो पहला आरक्षित वन पूछा जाए गिर है या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या काजीरंगा या सतपुड़ा, तो साथियों पहला जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा वो कह सकते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, भारत में आरक्षित होने वाला है ना। जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्हें क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग या उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1928 में हुआ था, और भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है साथियों, है ना। तो नेक्स्ट है कि इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहते हैं, कि मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये पूछा गया है, जो यूनेस्को ने बताया है कि मानव जीवमंडल एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, जबकि इसमें 3 हैं। तो नीलगिरी जीवमंडल भंडार, सुंदरवन जीवमंडल भंडार, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल भंडार या कच्छ की खाड़ी जीवमंडल भंडार। तो साथियों इनमें से कह सकते हैं जो हमारा कच्छ की खाड़ी है, कच्छ जीवमंडल भंडार है, ये नहीं है, याद रखना है। किसके, यूनेस्को के मानव जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो कच्छ की खाड़ी इस तंत्र का हिस्सा नहीं है, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैसे यहाँ पे और भी कुछ दिया है, कुछ पॉइंट है कि कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में के उत्तर पूर्व में फैला हुआ, ठीक उत्तर, ये नमकीन दलदली वीरान प्रदेश है, कैसा नमकीन दलदली है। वर्तमान भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट में से विश्व जैवमंडल भंडार में भारत शामिल के जैव भंडार हैं। नेक्स्ट 18 शामिल हैं विश्व में से भारत के जैव बायोस्फीयर रिजर्व। अब कह सकते हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे नीलगिरी 2000 में शामिल किया गया, और पंचमढ़ी 2009 में, मन्नार की खाड़ी 2001, सुंदरवन 2003, उनमें बता रहे हैं जो 4 दिए थे उनमें कौन सा नहीं, तो कच्छ खाड़ी नहीं था। तो इन सबको कब कब शामिल की, डेट याद रखनी है, सन। सुंदरवन 2001 में, नंदा देवी 2004, नौकरेक 2009, नौकरेक मेघालय में है, ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009, सिमलीपाल उड़ीसा 2009, अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़, उदंती सीता नदी भी है छत्तीसगढ़ में, 2012 का है। ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त मलाई जयमंडल भंडार 2016, कंचनजंगा 2018 का है। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ संरक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम, तो सीधा है मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने मध्य प्रदेश में, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व पूछे गए हैं तो ये भी मध्य प्रदेश में है। तो साथियों 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है में बाघ परियोजना की शुरुआत, तो टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ, तो कब हुआ, तो 1973 में 1 अप्रैल को, और कह सकते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। इसे वर्तमान में कह सकते हैं रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जबकि इसकी स्थापना 1935-36 के दौरान कह सकते हैं कि हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कह सकते हैं 53 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि 54वां टाइगर रिजर्व जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है हाँ
इसको छोड़ देते हैं। हाँ, टाइगर में सबसे ज़्यादा स्थान किसका है? तो विश्व के टाइगर में से कह सकते इसके अनुसार 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को, ठीक है, इतना याद रखना है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, 785 टाइगर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कह सकते हैं कि कर्नाटका है दूसरे नंबर पर, और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से किसका पूर्व नाम है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो रणथंभौर का या केवलादेव का? ये राजस्थान का है साथियों। तो कह सकते हैं जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर राजस्थान में ही स्थित है। इसे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित, इसका निर्माण 250 वर्ष पूर्व महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, इसका नाम बदलकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किया गया। 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान का विश्व विरासत में शामिल, तो विश्व विरासत में 1985 यूनेस्को। नेक्स्ट, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ओजोन के लिए हानिकारक पूछा गया, तो देख लेते हैं कौन सा अग्नि, जैसे हमने CO2 बताया, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन। तो अग्निशमन पूछा गया है तो हेलोन हो जाएगा, ठीक है, हेलोन। वैसे ये सब हैं। तो अग्निशमन, जैसे हेलोन अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं, ठीक है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में है। किस में है? समताप मंडल में स्थित है, ये भी याद रखना है। और कह सकते हैं कि ओजोन परत जो है, ठीक है, ये ओजोन 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि ये हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। डॉट 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 कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो ये पूछा कौन सा ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स या कार्बन समायोजन, ऑफसेट या कार्बन सघनता। तो साथियों जो कार्बन समायोजन है साथियों, ये इसकी उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, तो कार्बन संयोजन बोलते हैं। इसे ऑफसेट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है, ठीक है, जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। 1 टन कह सकते हैं कार्बन ऑफसेट कार्बन डाइऑक्साइड के 1 टन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के इसके बराबर की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन स्टॉक भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कोपेनहेगन समझौते के अनुसार, जैसे कोपेनहेगन पूछा गया है। समझौते के अनुसार 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया था? तो कितने प्रतिशत? 20 से 25, 15 से 10 से 15, 30 से 35 या 5 से 10%। तो 20 से 25% ये इस कोपेनहेगन सम्मेलन के अनुसार समझौते कह सकते हैं भारत ने आश्वासन दिया था। कितना? 20 से 25%, 2005 से 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट है तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी? डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान किया हो? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पक्ष मित्र या पर्यावरण के नायक या वन मित्र या इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो साथियों जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए मिलता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। 2015 में यह पुरस्कार रमेश चंद्र को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है इसका चयन 7 सदस्यीय पर्यावरण पुरस्कार समिति करती है जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अध्यक्ष कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट इसकी शुरुआत कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो पर्यावरण पुरस्कार 1987, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1987 याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये बता रहा है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो साथियों पद्म विभूषण से चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटेकर या अवंती राय। तो साथियों जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये सुंदरलाल बहुगुणा को प्रदान किया गया है। आपको पता होगा चिपको आंदोलन है ना, उसी से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से है, वैसे अपना उत्तर प्रदेश था उस समय, ठीक है। तो कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। पूछा सकता है कि कौन है? तो एक प्रसिद्ध पर्यावरण विद हैं, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। यह चिपको आंदोलन से के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 2001 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। कब? 2001 में।
रविचंद्र पुरुषोत्तम दास डेनफास इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है। और कह सकते हैं यह एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जो संस्थान के निदेशक द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 2009 में पद्म भूषण एक साथ 4 व्यक्तियों को, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 2019 का, ठीक है। वर्तमान में जो भी मिले हैं उनको याद रखना है। 2024 वाले या 23 वाले याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, दोनों हैं। मेधा पाटेकर नहीं है, ये नर्मदा बचाओ से है। विनोबा भावे नहीं है, ठीक है। तो ए और बी हो जाए, कौन हो जाएगा? ए और बी, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। तो 26 मार्च 1974 वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं 73 मिलता है लेकिन ये 74 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों, उस समय तो उत्तर प्रदेश था, वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था, ठीक है। क्या? वनों की कटाई रोकना, इसका अहिंसक विरोध प्रदर्शन था शांति रूप से उत्तराखंड में 74, ठीक है। इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थीं, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1964 में दमोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, ठीक है। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने दमोली ग्राम स्वराज संघ की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मात्र संस्था बनी। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि विनोबा भावे भूदान आंदोलन से हैं, ठीक है। याद रखना, भूदान आंदोलन विनोबा भावे और नर्मदा बचाओ से मेधा पाटेकर हैं। नेक्स्ट है जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार है ये दुनिया का पूछा जाता है, सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है। तो AC मेहता, मेधा पाटेकर, रमेश अग्रवाल या प्रफुल्ल मेहता। तो साथियों कह सकते हैं जो मेधा पाटेकर हैं ये गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय प्राप्तकर्ता हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे दिया, इसके बारे में और भी है कि जमीनी स्तर पर्यावरण प्राप्तकर्ताओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन पुरस्कार किसे मिला है? तो मेधा पाटेकर को प्रथम भारतीय पुरस्कार 1992 में मिला है। नेक्स्ट है, जबकि यह 2017 में यह पुरस्कार भारत के प्रफुल्ल सामतारा को मिला था। AC मेहता को 1996, रमेश अग्रवाल को 2014 में मिलान करने को आ सकता है, ठीक है। तो AC मेहता कह सकते हैं 1996 और रमेश अग्रवाल 2014, जबकि प्रफुल्ल को 1992। नेक्स्ट है कि यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसे क्या कहते हैं? ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 6 भारतीयों को अब तक मिल चुका है, 2019 में 6 पर्यावरण को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इनके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, हाँ ये जरूरी है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? तो जैव विविधता में समृद्ध देश पूछा गया है, तो कह सकते हैं जो पेरू हो जाएगा साथियों, ये इनमें से सबसे समृद्ध देश है जैव विविधता में। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और जैसे विषुवत रेखा है, इसके आसपास क्षेत्रों में सर्वाधिक है, इधर कह सकते हैं कर्क रेखा और इधर मकर रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र जैसे पेरू है, ठीक है। और विषुवत रेखा से दूर जाने पर जैव विविधता में कमी होती है, जैसे दूर जाते जाएंगे तो उतनी कमी आती जाएगी, जितने पास आएंगे तो उतनी विविधता घनी होती है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार 17 मेगा बायोडाइवर्स देशों में विश्व की 70% जैव विविधता पाई जाती है। पेरू इन 17 देशों में एक है। नेक्स्ट, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है? तो कह सकते हैं कि जैव विविधता के लिए तो वो हो जाएंगे 31 से 40, कितने? 31 से 40 के बीच में। तो वर्तमान का देख लेना है। नेक्स्ट है जो भी है, अगला है कि हॉटस्पॉट शब्द जैसे पूछा जाए, हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ब्रिटिश पर्यावरण शास्त्री थे पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने किया था हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, याद रखना है। तो विश्व में कुल कितने? 35। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो साथियों गंगा नदी में कह सकते हैं प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? AC गुप्ता, बंधुआ या ये सब? तो इनमें से हो जाएगा जो कैसे MC मेहता, कौन सी? MC मेहता बनाम भारत संघ, ये गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए थी। नेक्स्ट है, कह सकते हैं 1988 में आया था कौन सा? गंगा प्रदूषण मामला। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन है? तो साथियों वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये सबसे बड़ा सरकारी संगठन है हमारे भारत का, याद रखना है। जबकि कह सकते हैं कि यह स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1987 में हुई है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। किसका? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद।
नेक्स्ट है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? अभी हमने आपको बताया था 1992 में हुई थी। गैंडा परियोजना 1987 में हुई थी और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है। 1973 में कौन आया था? टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तीनों याद है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर प्रोजेक्ट 73 का है, हाथी 1992 का है, गैंडा 1987 का है। नेक्स्ट है कि माइक प्रोग्राम 2003 में हमने हाथी से बताया था, संबंधित है ना। इलीगल मेकिंग है ना, बताया था इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग था, उसमें मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट बोलते हैं, ठीक है। विश्व वन्यजीव निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है साथी? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड, ठीक है। WWF बोलते हैं, बर्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे सकती है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहते हैं। ग्लैंड स्विट्जरलैंड, पांडा इसका प्रतीक आपको पता होगा। नेक्स्ट है जैसे ये है कि जो WWF है इसकी स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1961 में। तो WWF की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई थी। और हमने बताया स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। ये इसका प्रमुख कार्य है पर्यावरण संरक्षण, लुप्त प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन को रोकना। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि विलुप्त प्राणी जायंट पांडा जो जायंट पांडा है ये WWF का प्रतीक चिन्ह है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं? तो कह सकते हैं जो वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य से वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, केरल में स्थित है। यही वेम्बनाड झील है साथियों। यहाँ पे अच्छा ये पूछा गया है, सही है कि वेम्बनाड झील के बारे में, तो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य सही हो जाएगा इसका आंसर, कुमारकोम। और यहीं पे कह सकते हैं NH6 है, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे भारत का, NH6, ठीक है। याद रखना NH6 तो नहीं, NH47 कहते हैं। क्या NH47 ये 6 किलोमीटर का है, कितना 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य वेदांतंगल या वेम्बनाड झील में पड़ता है। कहाँ है? वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है तो देखो यहाँ पर ये वेम्बनाड झील के शांत किनारे पर बसा कुमारकोम पक्षी केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। कुट्टानद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। आगे देखते हैं कि कुमारकोम कहाँ है? वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो साथियों 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना कब? 1966 में हुई थी। याद रखना है हमारे भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे 3 प्रशासनिक सेवाएं हैं, जिनमें से कह सकते हैं कौन कौन सी, तो जिनमें से हो जाएंगी, जिनमें से हाँ यहाँ पे दिया है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा। IAS, IFS और IAPS बोलते हैं। तो सेवा में एक है। हालांकि 1863 से 1935 में ब्रिटिश राज के दौरान अस्तित्व में रही भारतीय सेवा सेवा का पुनरुद्धार हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसका लाभ मुख्यतः घास उत्पादों की प्राप्ति में रुआई से स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सके। स्थापना भारतीय वन सेवा 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत हुई थी। कब? 1951 का अधिनियम के तहत। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है साथियों? तो साथियों ये होता है वन सेवा प्रमुख। हर राज्य का IFS अधिकारी कौन है? वन सेवा प्रमुख। जैसे याद रखना हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? तो वन सेवा प्रमुख होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन है? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारे देश का जो शीर्ष संगठन हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत, तो जल अधिनियम कभी भी पूछ रहे कि जल अधिनियम कब से आया, तो 1976 का है। तो जल अधिनियम के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। याद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब? 1974 में हुआ। अब क्वेश्चन है कि इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य सौंपे गए। तो किसके? 1981 का जो वायु कब का अधिनियम है? तो वायु अधिनियम 1981 का है। जल अधिनियम कब का है? जल अधिनियम 1974 का है, याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में।